चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी। पिछली सिक्स क्लास में हम पढ़ के आए हैं डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के की फीचर्स क्या होते हैं कि पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन सिर्फ इलेक्शंस के थ्रू नहीं, जो धरनाज एंड ऑल होते हैं उसके थ्रू भी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, और एक डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। और इक्वालिटी और जस्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और की फीचर्स हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, उसके बिना डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती है। तो एक इसमें एक स्टोरी दे रखी है, एक लेडी है कांता, वो क्या बताते हैं कि वो अपनी फ्रेंड के साथ वोट करने जाती है। तो फिर दो लाइन में वोटर्स खड़े होते हैं, एडल्ट जो लोग हैं वो खड़े होते हैं, उनके साथ उनको अपने एम्प्लॉयर अशोक जैन और छोटे लाल उनके जो नेबर है वो दिखाई देते हैं। तो ये मन में सोचती है कि हम तो इतने पुअर हैं और ये हमारे एम्प्लॉयर हैं और हम लोग एक ही लाइन में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी का कंसेप्ट आ जाता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि हर एक एडल्ट मेंबर, एडल्ट इंडिया में यानी कि 18+ मेंबर वोट कर सकता है, रिच या पुअर हो, किसी भी रिलीजन का हो या किसी भी कास्ट का हो, कितनी भी एजुकेशन हो। तो ये थोड़ी इक्वालिटी को दिखाता है कि हाँ जी, राइट टू वोट है, वो भी इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। तो ये कांता की स्टोरी से दिखा रहा है कि शी इज़ पुअर और उनके एम्प्लॉयर भी एक ही लाइन में खड़े हैं, सबको गवर्नमेंट इक्वल ट्रीट कर रही है। बट फिर क्या होता है, जो इनकी बेटी होती है कांता की, उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो वो सोचती है इनको मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। तो अब फिर वो क्या करती है, अपने जो एम्प्लॉयर है उनको बोल देती है कि मेरे को एडवांस पैसे दे दो, मेरे को अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। वहाँ पर वो जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन तो इतनी अच्छी है नहीं, तो इनको लंबी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा वहाँ पे। वो सोचती है अगर रिच लोग होते तो वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते और जाते उनका नंबर आ जाता, जाते ही डॉक्टर मिल जाते। मेरी बेटी की तबीयत इतनी ख़राब है और हम लोग पुअर हैं, पैसे भी नहीं है, तो इसीलिए हमको लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट आता है कि इक्वालिटी कहाँ है ना। इक्वालिटी तो नहीं दिख रही इस केस में कि भाई पैसे नहीं है तो आप लाइन में खड़े हो रहे हो, पैसे हैं तो आपका नंबर जल्दी आ रहा है क्योंकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सकते हो। तो इक्वालिटी तो नहीं है इस केस में। तो कांता को ऐसा क्यों लगता है कि इक्वालिटी नहीं है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, और सिर्फ पैसे नहीं है इसलिए उसको इलाज थोड़ी देर में मिलेगा। जिनके पास पैसे हैं उनका जाते ही उनको इलाज मिल जाता है, राइट। तो ये तो एक इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है, रिच और पुअर के बेसिस पर कि आपके पास कितने पैसे हैं। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, बाकी भी जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें भी आपकी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। तो पहले मैं इंडिया का एग्जाम्पल बताऊँ। देखो, आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि ये अलायंसेज आते हैं शादी के लिए ना, तो देखो क्या बोल रही है ये, फेयर गर्ल, राइट। कास्ट नंबर भी दे रखा है कि ये कास्ट होनी चाहिए। ये वाला देखो कि कास्ट दे रखी है, मतलब मैट्रिमोनियल अलायंसेज में कि इसी कास्ट का लड़का होना चाहिए, इसी कास्ट की लड़की होनी चाहिए, इतने टॉल। तो आप देख रहे हैं कैसे कास्ट के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं लोगों को, मतलब इनइक्वालिटी देख रहे हैं कि इसी कास्ट के लोग चाहिए, मतलब कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो इनइक्वालिटी है कास्ट सिस्टम, है ना। जैसे हमने दलित्स के बारे में पढ़ा था कि दलित क्या है, एक ऐसा टर्म है जो कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लिए यूज़ करते हैं, जो कि ब्रोकन लोग हैं, इन लोगों को टच भी नहीं करते थे, इनको डिस्क्रिमिनेट करते थे। क्यों डिस्क्रिमिनेट करते थे? क्योंकि ये लोअर कास्ट के हैं। तो जो एक कास्ट बेस होती है ना इनइक्वालिटी, कास्ट के बेसिस पे आप लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, सुपीरियर हैं या इन्फीरियर हैं, उसको हम कहते हैं कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। अब ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ये दलित राइटर हैं, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है झूठन। तो ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में ना एक इंसिडेंट बताते हैं कि जब ये स्कूल में थे तो इनको नीचे बैठना पड़ता था क्योंकि ये दलित से थे, दलित कैटेगरी से बिलोंग करते थे, और इनको बाकी बच्चे तो पढ़ रहे होते थे अपर कास्ट के, और इनको पूरा प्लेग्राउंड और स्कूल को स्वीपिंग करनी होती थी, वहाँ की क्लीनिंग करनी होती थी। हर बार ऐसे ही कराते थे टीचर्स इनसे। एक बार इनके पापा ने देख लिया कि ये कर क्या रहे हैं स्कूल में, फिर इन्होंने आके उनके टीचर को बोला कि आप मास्टर हो वरना मैं आपको बहुत कुछ बोलता, बट मेरा बेटा ऐसे नहीं साफ सफाई करेगा और इसके साथ और भी लोग आएंगे पढ़ने और आपको इसको पढ़ाना पड़ेगा बिकॉज यू आर टीचर। तो इन शॉर्ट अगर देखें तो जो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, इनको अनइक्वल ट्रीट करा गया था उनके टीचर्स से भी, उनके क्लासमेट्स के द्वारा भी, है ना। सोचो आप इस सिचुएशन में होते आपको कैसा फील होता, राइट। तो ये इनइक्वालिटी है किस बेसिस पे? कास्ट बेस पे। ऐसे ही बुक में एक स्टोरी और दे रखी है कि एक सिटी में आपके ये मिस्टर मिसेस अंसारी आते हैं, वो एक अपार्टमेंट देख रहे होते हैं रेंट के लिए, वो ढूंढ रहे होते हैं अपार्टमेंट। तो एक लैंड लेडी बोल देती है कि ठीक है मैं तुम्हें दे देती हूँ। फिर जब उसे पता लगता है कि ये तो मुस्लिम है और ये तो मीट वगैरह खाएंगे, तो उसने मना कर दिया कि नहीं यार सॉरी, मैं अपने अपार्टमेंट में जो नॉन वेज खाते हैं उनको नहीं रख सकती। लेकिन ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं जब उनको दिखता है कि साथ वाले घर में बिल्कुल फ़िश की बनने की स्मेल आ रही होती है।
तो मतलब इसमें ये है कि रिलीजन के बेसिस पे भी देखो कैसे लोगों को अनइक्वल ट्रीट करा गया है ना। रिलीजन के बेसिस पे अनइक्वल ट्रीट करा गया। आप इनकी जगह हो तो सोचा, आपको कैसा लगता है? वो कह रहे हैं कि नहीं, आप तो मीट खाते हो, हम आपको घर नहीं देते रहने के लिए। हाउ रूड। तो इन स्टोरीज से हमें पता लगा कि जो इनइक्वालिटी है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, कि आप रिच हैं या पुअर हैं उसके बेसिस पे। जो हमने हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल देखा, फिर हमने देखा वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो स्टोरी है उससे देखा कि कास्ट के सिस्टम से होती है इनइक्वालिटी। वो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स देखे थे, उसमें दिख रहा था कि कास्ट के बेसिस पे आप लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, इनइक्वालिटी है। फिर हमने रिलीजन के बेसिस पे देखा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में, कि हिंदू लोग जो है वो अपने अपने वहाँ पे मुस्लिम लोगों को रेंट पे जगह नहीं देते हैं, इस टाइप की चीज़ें रिलीजन के बेसिस पे इनइक्वालिटी है। जस्ट इमेजिन अगर आपके साथ ये कुछ हो रहा होता तो आपको कैसा लगता है ना। आप सोचते कि हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, राइट? तो डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि डिग्निटी। तो एक डेमोक्रेसी में सब लोगों को राइट है कि उनकी डिग्निटी एश्योर हो, है ना। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि किसी बंदे को हम रिलीजन के बेसिस पर या उसकी क्लास के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर उसको हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। एवरीवन हैज़ द राइट टू एश्योर देयर डिग्निटी। उनकी डिग्निटी को वॉयलेट नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो ये बुक में दे रखा है, ये एक दीवार फिल्म, अमिताभ बच्चन की फिल्म है, यूट्यूब पे मिल जाएगी। ये ना अब 7th क्लास से बुक्स में, एनसीईआरटी में, पॉलिटी में ये दिखा होगा कि ये मूवी है, तो आप ये मूवी देखनी चाहिए। जेन्युइनली ये होती है, इनमें नॉलेज काफ़ी मिलती है इन मूवीज़ से। अब नेक्स्ट है इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर एक लोग जो इंडिया में रह रहा है वो इक्वल है, बेशक वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कास्ट का हो, एजुकेटेड हो या ना हो, पुअर हो या रिच हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी ट्राइब हो, एवरीवन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इक्वालिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिकॉग्नाइज करता है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बताता है कि इंडिया में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो 4 पॉइंट है कि हमने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया है बिल्कुल ही, ठीक है। हर एक इंसान को हमारे यहाँ पर एक्सेस है कि हम पब्लिक प्लेस में जा सकते हैं, प्लेग्राउंड्स में जा सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो दलित लोग हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं, वो इस प्लेग्राउंड में नहीं आ सकते, उनके लिए अलग प्लेग्राउंड्स हैं, और अपर कास्ट के लोगों के लिए अलग प्लेग्राउंड्स हैं। तो अब ऐसा नहीं है, सब लोग इक्वल हैं, तो वो सब किसी भी प्लेग्राउंड में, किसी भी पब्लिक प्लेस में फ्रीली जा सकते हैं। किसी भी इंसान को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसके रेस के बेसिस पे, उसके कास्ट या उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, उसके जेंडर के बेस पे, राइट। 4th पॉइंट है कि लॉ जो है वो सब बंदे के लिए इक्वल है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। एक लॉ जो है, अगर एक रूल है, वो प्रेसिडेंट के लिए भी सेम है और जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए भी सेम है। तो ये 4 पॉइंट्स ये बताते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी को कैसे रिकॉग्नाइज करता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये ऐसे इक्वालिटी होनी चाहिए देश में। गवर्नमेंट ने क्या करा इक्वालिटी को लाने के लिए? तो गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स करे। क्या? उसने कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को फॉलो करा। अगर कोई लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वायलेट करता है तो जुडिशरी यानी कि जो कोर्ट्स हैं वो उनको पनिशमेंट करेंगे, देंगे। और सेकेंड पॉइंट जो गवर्नमेंट ने करा इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए वेरियस स्कीम्स लेके आई गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे एक स्कीम आई थी हमारे यहाँ पर, राइट, मिड डे मील स्कीम्स। मिड डे मील स्कीम्स जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इक्वालिटी को भी, और भी बहुत सारी चीज़ों में, राइट। तो जो मिड डे मील स्कीम है सबसे पहले तमिलनाडु में आई थी 2001 में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा मिड डे मील स्कीम के बारे में, उनको बहुत अच्छा आइडिया लगा। ये ऑर्डर आ गया था कि सारी स्टेट गवर्नमेंट को अगले 6 महीनों के अंदर मिड डे मील स्कीम अपने यहाँ पर लागू करनी है। इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए थे कि मिड डे मील स्कीम हुई तो पुअर लोग, चिल्ड्रन जो है वो स्कूल में आने लग गए, तो स्कूल की जो अटेंडेंस है वो इंक्रीज़ होने लग गई। और जब पुअर लोग यहाँ पर आने लगे तो स्कूल की अटेंडेंस इंक्रीज होने लग गई। और जो जैसे पहले क्या होता था, पेरेंट्स बच्चों को रोक लेते थे कि स्कूल नहीं जाना, घर का काम करो। अब जब पेरेंट्स को दिख रहा है कि खाना स्कूल से मिल रहा है वो भी फ्री में, तो वो स्कूल भेज देते थे अपने बच्चों को, है ना। और जो स्कूल में जो खाना बनाती थी उनको वो दलित वुमेन रख लेती थी। और जो बच्चे हैं स्कूल में वो हर कास्ट के हैं, तो सारे बच्चे बेशक वो अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का हो, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो इससे जो है इक्वालिटी इंक्रीज हुई थी, राइट। ये एक गवर्नमेंट की स्कीम थी जिससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आए और इक्वालिटी देखने को मिलती है कि इस स्कीम से जो है इक्वालिटी आई है, आई मीन इक्वालिटी प्रमोट हुई है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने भी वो 4 पॉइंट्स पढ़ाए थे मैंने आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज कर दिया। गवर्नमेंट ने भी इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लिए। अब जो मेन स्टेप है वो है लोगों का एटीट्यूड।
है ना। जब तक लोगों की थिंकिंग नहीं चेंज हो जाती, लोग अपने आसपास के लोगों को इक्वली नहीं ट्रीट कर पाते, तब तक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। और लोगों की थिंकिंग को चेंज करना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है ना। जब लोग समझेंगे कि हमारे आसपास के लोगों को हमें अनइक्वल ट्रीट नहीं करना चाहिए सिर्फ उनके कास्ट या उनके रिलीजन के बेसिस पर, राइट, तो तब जाकर जो है इक्वालिटी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अच्छे से आएगी, अच्छे से प्रॉस्पर होगी, अच्छे से एग्जिस्ट करेगी। अब ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी सिर्फ इंडिया में ही प्रिवेल कर रही है, बाकी जो डेमोक्रेसीज़ हैं वो भी परफेक्ट नहीं है। यूएसए को हम परफेक्ट मानते हैं, बट यूएसए इज़ लिटरली इट्स नॉट परफेक्ट। यूएसए में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करती हैं। यूएसए में भी इनइक्वालिटी है। जैसे मैं बात करूँ अफ्रीकन अमेरिकन्स की। अफ्रीकन अमेरिकन्स कौन है? जिनके एंसेस्टर्स एक्चुअली अफ्रीका से बिलोंग करते थे और वो अमेरिका में आए थे, राइट। और अब जो प्रेजेंट जनरेशन है उनको हम अमेरिका में जो रह रही है उनको हम बोलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स, राइट। इनको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करा जाता था। जैसे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि जब बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो या तो वो सबसे पीछे बैठेंगे, और अगर वो आगे बैठ गए या किसी और सीट पर बैठ गए, किसी वाइट इंसान ने अगर उनको बोला यहाँ से खड़े हो जाओ, तो उनको खड़ा होना पड़ता था। तो इसी की वजह से एक मूवमेंट हुई थी, जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, एक मूवमेंट हुई थी आपके यूएसए में, जिसको हम बोलते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट, जो कब हुई थी? 1950s के टाइम पे हुई थी सिविल राइट्स मूवमेंट। कैसे स्टार्ट हुई है? रोज़ा पार्क्स जो है ये एक अफ्रीकन नेशनल वुमेन है, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। ये बिल्कुल थक गई थी अपने पूरे दिन काम कर कर ऑफिस में या जहाँ भी करती थी, लाइक जॉब वगैरह। तो फिर ये बस एक 1 दिसंबर 1955 की बात है कि एक बस में बैठी थी, एक वाइट मैन ने बोला कि मेरे को ये सीट दे दो, तो ये मना कर देती है कि मैं नहीं दे रही। तो यहाँ से ये एजुटेशन, यानी कि यहाँ से ये क्रिटिसिज्म इस अनइक्वालिटी का, इस इनइक्वालिटी का, इस डिस्क्रिमिनेशन का स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली इतनी बड़ी मूवमेंट से, जो कि सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाई थी, 1964 में जो डिस्क्रिमिनेशन है यूएसए में ऑन द बेसिस ऑफ द रेस कि ये अफ्रीकन अमेरिकन है, उसको बंद कर दिया गया बाय लॉ, उसको एबॉलिश कर दिया गया बाय लॉ। इस जो ये सिविल राइट्स एक्ट है 1964 का, उसने ये भी बोला कि जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन हैं वो सेम स्कूल में जा सकते हैं जिसमें बाकी अमेरिकन और जाते हैं, कोई अलग स्कूल बनाने की उनको नीड नहीं है, राइट। अगेन वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कर ले, गवर्नमेंट कुछ कर ले, जब तक लोगों का एटीट्यूड नहीं चेंज होता तब तक सोसाइटी नहीं चेंज हो सकती। तो अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो कुछ पुअर हैं, वो बेशक मेजॉरिटी जो है इसकी अफ्रीकन अमेरिकन्स की वो पुअर है कंट्री में, आपकी यूएसए में। तो वो अभी भी उस स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को अटेंड करते हैं जिसमें फ्यूअर फैसिलिटीज़ हैं, पुअर क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और वाइट पीपल जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं या ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। तो कहने का मतलब ये था कि नो डेमोक्रेसी इज़ परफेक्ट, नो कंट्री इज़ परफेक्ट, इनइक्वालिटीज़ डू एग्जिस्ट, और इनइक्वालिटीज़ को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज आ चुके हैं प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट टाइम्स में। गवर्नमेंट भी बहुत कुछ स्टेप्स करती है, लेती है। The main thing is changing the thinking of the people, and that is really a difficult, not difficult, a time-taking process, right? At a grassroots level, you have to work a lot. अर्बन एरियाज़ में तो फिर भी इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा नहीं है, बट रूरल एरियाज़ में इन इंडिया इट स्टिल एग्जिस्ट्स। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक आर्टिकल 15 है, उसका एक पार्ट दे रखा है जैसे बुक में, एक्सक्रप्ट मतलब पार्ट, राइट। तो वो क्या कहती है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि इन बेसिस पे हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, है ना। और ये लोग जो है किसी भी शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स यानी कि पब्लिक प्लेसेस में जा सकते हैं, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो कॉल्ड लोअर कास्ट और अपर क्लास के बीच में सेग्रेशन नहीं होगी, वो सेम टाइम पर सेम पब्लिक प्लेस पर जा सकते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा, उनको अनइक्वल ट्रीट नहीं करा जाएगा। तो इस बुक में हम यही, मतलब इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा और आगे भी हम यही पढ़ेंगे कि इक्वालिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी कैसे लेके आया, गवर्नमेंट इक्वालिटी कैसे लेके आई, इक्वालिटी किस, इनइक्वालिटी जो है वो किस किस बेसिस पे होती है, लोगों को अपनी सोच चेंज करनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक ये इसमें दे रखा है कि गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करी थी, डिसेबिलिटीज़ एक्ट इन 1995। इसमें जो डिसेबल पीपल है, मैंने बताया था उनको हम बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या पीपल विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए एक एक्ट लाई थी कि उनको भी इक्वल राइट्स मिले, उनको
भी जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं बाकी सारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे लेके जाया जाए, वहाँ पे उनको पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि डिसेबल्ड है तो इनके लिए अलग स्कूल्स हो। तो ये एक एक्ट आई थी, ऑब्वियसली ये भी आपकी इक्वालिटी के नोशन को एक्सपैंड कर रही है। फिर ये कुछ ग्लॉसरी दे रखी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सब लोग वोट कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। एडल्ट्स वोट कर रहे हैं और इंडिया में एडल्ट्स 18+ हैं। डिग्निटी यानी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ है, एक फंडामेंटल लॉ है जो लोगों को फॉलो करना होता है, उसके अंदर जो रूल्स लिखे होते हैं। सिविल राइट्स मूवमेंट एक वो मूवमेंट थी जो यूएसए में हुई थी 1950s में, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन पीपल जो है अपनी इक्वल राइट्स डिमांड कर रहे थे। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कलर के बेसिस पर कलर के बेसिस पर या आपके प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे थे। तब जाकर आपका आया था सिविल राइट्स एक्ट। इन शॉर्ट अगर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन भी सब चीज़ें लेके आ रखा है, गवर्नमेंट भी लेके आ रखी है। अब द थिंग दैट इज़ लेफ्ट टू डिस्ट्रॉय दिस notion of inequality, this discrimination, is only the thinking of people. The thinkings are changed, the inequality is vanished.